दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं कंप्लीट NCERT से पढ़ा चुकी हूँ 6 to 8 जो NCERT की बुक है उससे मैंने साइंस को कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आज ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है और इस बार मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले रही हूँ। यानी 15 क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं। पहले वीडियो में मैंने जो पहले प्रश्न थे 1 से 15 तक वो NCERT बेस्ड थे और 16वें प्रश्न से पेडागोजी के क्वेश्चन थे। और इस वीडियो में मैंने पहले पेडागोजी के क्वेश्चन ले लिए हैं और 16वें प्रश्न से आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। NCERT की जो वीडियो है यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी समय है, आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। कुल 37 वीडियो हैं यानी 37। एक लेसन मैंने पढ़ाया है, कोई भी लेसन नहीं छोड़ा है। तो कुल 37 वीडियो हैं और अभी समय है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। दूसरा है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तीसरा है यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। और चौथा है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में सत्य कथन पूछा गया है। तो पाठ्यचर्या योजना क्या होता है? तो पाठ्यचर्या योजना वह प्रक्रिया है जो इस बारे में निर्णय लेने से संबंधित है कि क्या सीखना है, क्यों और कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मौजूदा पाठ्यचर्या आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करना है। यानी कि जो बच्चे हैं वह कैसे सीखेंगे, किस प्रकार से उन्हें सिखाना है, ये सब पाठ्यचर्या योजना के अंतर्गत आता है। और क्या क्या इसमें शामिल है? पाठ्यचर्या योजना शिक्षण और अधिगम की सुविधा के लिए मानचित्र है। यह प्रभावी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह शिक्षण और अधिगम के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और जो छात्र अधिगम के प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये सब भी आपको जानना आवश्यक है। इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त है वह है चौथा विकल्प, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। पहला विकल्प है जो अति क्रियाशील है। दूसरा है जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। तीसरा है जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है और चौथा है जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है। तो पूछा गया है कि भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा जो अति क्रियाशील है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो अति क्रियाशील विद्यार्थी होते हैं ये लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उन्हें कम समय में अधिगम की आज़ादी चाहिए। अति क्रियाशील छात्र आमतौर पर निरंतर गतिविधि, आसानी से विचलित होना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, आवेग का उल्लेख करते हैं। तो इसीलिए यदि भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो अति क्रियाशील जो विद्यार्थी होगा उसके लिए यह सबसे कम उपयुक्त होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विज्ञानों में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। पहला है कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने।
दूसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करने, तीसरा है पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों, और चौथा है बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने। तो पूछा गया है कि जैव विज्ञान में पाठ योजना किसको ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। तो पाठ योजना क्या है? तो पाठ योजना एक ऐसी गतिविधि है जिसे शिक्षक कक्षा में संचालित करने से पहले करते हैं। यह एक दैनिक मार्गदर्शिका है कि छात्रों को क्या सीखना है, इसे कैसे पढ़ाया जाएगा और अधिगम को कैसे मापा जाएगा। तो ये होती है पाठ योजना। अब को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए, तो पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक जो मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है, तो शिक्षक को जो मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, पहला है उपयुक्त सामग्री खोजना, दूसरा है इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, तीसरा है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, और चौथा है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को एक समस्या ये आती है कि जो बच्चे हैं शब्दशः विश्वकोशों और पुस्तकों से सीधा नकल ना उतारें। ये समस्या आती है क्योंकि बच्चों को ये कार्य सर्वाधिक सरल लगता है कि किसी पुस्तक या शब्दकोश से विश्वकोश से सीधा उसी से शब्दशः उतार लें, यानी उसकी नकल करने। तो ये समस्या शिक्षक को आती है मुख्य रूप से। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाएगा तो वो स्वयं से अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे, ना कि नकल करेंगे। और यदि प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन नहीं होगा तो उन्हें किसी पुस्तक से या किसी भी विश्वकोश से नकल करना ज़्यादा सरल लगेगा। तो इसीलिए प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। किसके दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है मैक्स रैफर्टी, दूसरा है जॉन ड्यूवी, तीसरा है रॉबर्ट हचिंस और चौथा है बीएफ स्किनर। तो शिक्षण की जो प्रोजेक्ट पद्धति है वह जॉन ड्यूवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी, या प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया। तो जॉन ड्यूवी ने दिया, ये भी आपको याद रखना है। ये अमेरिकी दार्शनिक थे और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। दूसरा विकल्प इसमें सही है और प्रगतिशील शिक्षा से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। पहला विकल्प है निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा करना, दूसरा है कक्षा को बताना कि निदर्शन असफल हो गया और उनसे कारण निर्धारित करने या सहायता करने के लिए कहना, तीसरा है विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझाना, और चौथा है विज्ञान समन्वयक के पास एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्ष में आने के लिए कहा गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक है कि निदर्शन क्या होता है। तो निदर्शन या प्रदर्शन शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें चरण दर चरण प्रक्रिया में छात्रों को पढ़ाना शामिल है।
यह शिक्षार्थियों के बीच रुचि विकसित करने में मदद करता है और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें पूछा गया है कि निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है तो शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या है, ये पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझाना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। पहला है जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। दूसरा है विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तीसरा है गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग। और चौथा है शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। तो इसमें पूछा गया है कि अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। तो केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने हैं, क्योंकि जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ये व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। इनका जो उत्तर होता है वह बंधा हुआ नहीं होता, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करना है तो बच्चों से बंद उत्तर वाले प्रश्न भी पूछने चाहिए, यानी जिनका उत्तर हाँ या ना में हो या एक शब्द में जिनका उत्तर हो। तो ऐसे प्रश्नों को भी पूछना चाहिए, केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला है मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। दूसरा है पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण। तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए व्यष्टि अनुदेश की योजना। और चौथा है विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांकों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना। तो कौन सी विधि मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो पहला विकल्प जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि उत्तर की समझ वाले जो छात्र हैं अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से सीखेंगे और निम्न स्तर के जो छात्र हैं मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके सीखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। पहला है मॉडल का निर्माण करना। दूसरा है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। और चौथा है डिजाइन बनाना। तो विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है ये पूछा गया है। तो सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना इसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है, क्योंकि विज्ञान में कुछ जटिल अवधारणाएं भी होती हैं। हर बार सरल प्रयोग के बारे में पढ़कर आप विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को नहीं सीख सकते। तो इसी का सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं।
पहला विकल्प है निगमनात्मक पाठ, दूसरा है आगमनात्मक पाठ, तीसरा है संज्ञानात्मक पाठ और चौथा है कौशल पाठ। तो पूछा गया है कि इसमें पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, तो वह होता है निगमनात्मक पाठ या निगमनात्मक नियम। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और नियम बाद में बताया जाता है वह आगमनात्मक पाठ या आगमन नियम होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, दूसरा है तकनीकी कौशल अर्जित करना, तीसरा है प्रक्रमण कौशल अर्जित करना और चौथा है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, उस उद्देश्य नहीं है। जिसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसमें जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वह पूछा गया है। तो तकनीकी कौशल अर्जित करना ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, पहला है शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना, दूसरा है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, तीसरा है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना और चौथा है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो एनसीएफ 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एनसीएफ के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के और कौन से उद्देश्य हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र को विज्ञान के लिए अपना पहला अनुभव मिलता है। इसे वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने के लिए दैनिक अनुभवों को समझने के लिए चुना जाना चाहिए। विज्ञान अधिगम का उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास के चरण के साथ विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और इसके अनुप्रयोग को सीखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता का पोषण करना सम्मिलित है। तो ये सब भी उद्देश्य हैं, इसके अलावा और भी उद्देश्य हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक था। तो इसमें जो चौथा विकल्प है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, पहला विकल्प है उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, दूसरा है उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए, तीसरा है उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए और चौथा है उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं। तो संज्ञानात्मक वैधता के अंतर्गत पूछा गया है। तो कल इसी तरीके का एक प्रश्न आया था, तो और मैंने आपको चारों विकल्प के बारे में बताया था। जो कल वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है। तो जो संज्ञानात्मक वैधता है उसकी मांग है कि पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास आयु उपयुक्त और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर हो, यानी कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। पहला है प्रमाण मांगना, दूसरा है पक्षपाती राय, तीसरा है तर्क संगत चिंतन और चौथा है व्यापक सोच।
तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है, वह है पक्षपाती राय। यानी किसी एक विशेष पक्ष की राय देना या समर्थन करना, तो ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है और नहीं है पूछा गया है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि, पहला विकल्प है, आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। दूसरा है, शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकें। तीसरा विकल्प है, शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके। और चौथा है, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। तो एनसीईआरटी की बुक जब मैंने पढ़ाई तो उसमें कई ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर नहीं बताए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो विद्यार्थी हैं ये स्वयं उस उत्तर को खोजें, यानी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये थे पेडागोजी के क्वेश्चन। अब चलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पर। 15 प्रश्न जो हैं वह एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ, 15 पेडागोजी के और 15 एनसीईआरटी बेस्ड। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं? पहला है तिरछी शाखाएं, दूसरा है सुईनुमा पत्तियां, तीसरा है मोम जैसा मोटा तना और चौथा है लंबी गहरी जड़ें। तो ये मैंने आपको अनुकूलन वाले लेसन में पढ़ाया है। एनसीईआरटी की बुक में जब मैंने आपको अनुकूलन वाला लेसन पढ़ाया तब मैंने आपको ये सब बताया था कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनके जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं किस प्रकार की होती हैं, पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो लक्षण हैं वो बताने हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। ऐसा वृक्ष होता है और इस तरीके से ऐसी ऐसी ये शाखाएं होती हैं। तो वृक्ष जो है शंकु के आकार का दिखाई देता है। तो तिरछी शाखाएं होती हैं और सुईनुमा पत्तियां होती हैं। पहला और दूसरा इसमें सही है। जो सुईनुमा पत्तियां होती हैं इन पर मोम जैसी परत होती है और पेड़ों में मोटी छाल होती है जो पेड़ को ठंड से बचाती है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तिरछी शाखाएं भी इसीलिए होती हैं क्योंकि वहां पर बर्फबारी होती है, तो बर्फ वृक्षों पर गिरे तो वह नीचे चली जाए, इसलिए ये शाखाएं तिरछी होती हैं। तो पहला और दूसरा पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के लक्षण हैं, तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है वह सही हो जाएगा। अब जो 2 और विशेषताएं लिखी हुई हैं वो किस पौधे की हैं ये भी तो जानना आवश्यक है। तो मोम जैसा मोटा तना ये मरुस्थलीय पौधे की विशेषताएं हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वह मोम जैसा मोटा होता है और लंबी गहरी जो जड़ें होती हैं ये पानी को अवशोषित करने के लिए लंबी हो जाती हैं। तो ये मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं हैं, साथ में आप ये भी याद रखिए। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये सभी प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। अब मैं दोबारा से नए सिरे से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो फिर से उन सभी प्रश्नों का रिवीजन मैं करवा रही हूँ। पहला विकल्प है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अवलंब से दूर झुक जाती है। तीसरा है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। और चौथा है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अवलंब से दूर झुक जाती है। तो हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए पूछा गया है।
तो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, जिसे मानव आंखों से देखा जा सकता है, जैसे हम लोग प्रकाश को देख लेते हैं। और सरल शब्दों में यदि कहें तो प्रकाश एक ऐसी इकाई है जो हमारे लिए चीजों को दृश्यमान बनाती है, यानी बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अवलंब सभी एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। ये सब मैं आपको NCERT में पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता होगा। अब जो प्रकाश किरण है वह हवा से तेल में गति कर रही है, तो क्या होगा कि जो प्रकाश की गति है वह कम हो जाएगी और किरण अवलंब की ओर झुक जाएगी। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट गया, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों, पहला विकल्प है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दूसरा है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तीसरा है आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, और चौथा है ना आकर्षित करेंगे और ना प्रतिकर्षित करेंगे। तो चुंबक के बारे में आप लोगों को पता है, एक लेसन मैंने आपको पढ़ाया था चुंबकों द्वारा मनोरंजन, उसमें चुंबक के इतिहास के बारे में भी बताया था। तो चुंबक जो है लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मों में मौजूद होते हैं और जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो चुंबक जो है दो टुकड़ों में टूट गया है, अगर इनको पास ले आएंगे तो क्या होगा, या तो वो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि विपरीत ध्रुवों को पास ला रहे हैं या समान ध्रुवों को पास ला रहे हैं, ऐसा तो कुछ प्रश्न में बताया नहीं गया है। तो यदि विपरीत ध्रुव पास में लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान ध्रुव लाए जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। पहला है लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, दूसरा है नमक और हल्दी, तीसरा है केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, और चौथा है नींबू का रस और हल्दी। तो कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया था अम्ल और क्षार के बारे में जिसमें बताया था, उसमें मैंने आपको इन सब के बारे में पढ़ाया है, तो आप लोगों को पता होगा। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अम्ल के उदाहरण क्या हैं, सिरका है, नींबू का रस है, ये सभी क्या है, ये अम्ल हैं। और क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वह 7 से ज़्यादा होता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और इनके उदाहरण क्या हैं, साबुन का विलयन, नीम, लौंग, ये सभी क्या है, क्षार है। अब इसमें जो अम्ल क्षार संकेतक है वह कौन सा है, वह है लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ये प्राकृतिक संकेतक हैं क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो लाल बंद गोभी का पत्ता होता है ये क्या करता है, यदि इसके ऊपर अम्लीय विलयन में ये रखे जाएं, यानी अम्लीय विलयन में ये लाल रहते हैं और क्षारीय विलयन में हरे हो जाते हैं। जो लाल बंद गोभी का पत्ता होता है आपको याद रखना है, अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में हरा रंग। और जो हल्दी होती है वह भी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है और पीले रंग की होती है। अम्लीय विलयन में ये पीली ही रहती है, लेकिन यदि क्षारीय विलयन में इसे मिलाया जाए तो कैसा रंग देती है, लाल। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आपके सफ़ेद कपड़े पर
हल्दी का दाग लग जाता है और आप उस पर साबुन लगा देते हैं तो उस जगह पर लाल रंग हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो हल्दी है वह क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है? पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है कांच, तीसरा है तांबा और चौथा है पीतल। तो अचार रखने के लिए जो सबसे अच्छा पात्र है वह है कांच। तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अचार में अम्ल मौजूद होता है और एल्युमिनियम, तांबा और पीतल के साथ यह रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है, तो इसीलिए जो कांच का पात्र है वह सबसे अच्छा है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अचार रखने से पहले पात्र को अच्छी तरीके से धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि यदि जरा सी भी नमी रह गई तो अचार खराब हो सकता है। तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ एम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पहला विकल्प है सोडियम, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सल्फर। तो लिटमस पेपर के प्रयोग आप लोगों को मैंने बताए हैं। जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया है और कागज कैसा हो गया है? लाल हो गया है। तो जो पदार्थ है वह कोई अम्ल ही है, इतना आपको प्रश्न से ही पता चल गया। और अम्ल है, कौन सा अम्ल होगा? सोडियम क्षार होता है। तो पहला विकल्प तो उत्तर होगा नहीं। इसमें जो अम्ल है वह है सल्फर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही बता दिया गया कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कोई अम्ल है। तो सल्फर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते? पहला विकल्प है पित्त रस, दूसरा है अग्नाशय रस, तीसरा है आमाशयी रस और चौथा है लसीका रस। तो किसमें कोई एंजाइम नहीं होते ये पूछा गया है, तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होते। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पित्त रस जो है यकृत कोशिकाओं से इसका स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली यानी पित्ताशय में जमा होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते। पित्त वसा के पायसीकरण में मदद करता है, वसा को बहुत छोटे मिसेल में तोड़ देता है और पित्त भी लाइपेज को सक्रिय करता है। तो ये आपको याद रखना है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे प्रबाहु में कोहिनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे के भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ है? यानी जो कोहिनी का जोड़ है वह घर के दरवाजे के कब्जे के जैसे चलता है, जैसे घर के दरवाजों में कब्जा लगा होता है। तो उस जोड़ का नाम बताना है। पहला है कंदुल खलका संधि, दूसरा है धुराग्रीय संधि, तीसरा है हेंज संधि और चौथा है स्थिर संधि। तो कोहिनी में जोड़ होता है हेंज संधि यानी हेंज जॉइंट। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और जोड़ लिखे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कंदुल खलका संधि है ये पाई जाती है कंधे और बाह के बीच में। ये धुराग्रीय संधि ये कहाँ पाई जाती है? तो यह गर्दन और सिर के बीच में पाई जाती है। हेंज संधि कोहिनी में और स्थिर संधि ऊपरी जबड़े और सिर के निचले हिस्से के बीच में मौजूद होती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो अंगूठे की संधि होती है उसे सैडल संधि कहते हैं। यह भी पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन बी समूह या बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन के। तो यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो उसके शरीर में विटामिन के की कमी है। इसे हीमोफीलिया रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन के। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मानवों में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। पहला है वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर हो जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। दूसरा है वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम ऊपर हो जाता है। तीसरा है वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है। और चौथा है वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। अंतःश्वसन पूछा गया है तो जिसमें वायु बाहर निकल रही है वो दोनों ही विकल्प काट दीजिए, क्योंकि अंतःश्वसन में तो वायु अंदर जाएगी। तो बी और सी तो आपके पहले ही गलत हो गए। अब बचे आपके पास ए और डी। तो वायु अंदर जाती है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। आगे पढ़ते हैं। पसलियां अंदर को जाती हैं, यहीं से ये गलत हो गया, क्योंकि जब वायु अंदर जाएगी तो पसलियां बाहर को आएंगी और डायफ्राम नीचे जाएगा। ये सब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ और जिसने भी वीडियो देखा है उसको पता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। ये मैंने आपको डिटेल में एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाया था और चित्र के माध्यम से समझाया भी था। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है, उसके पुत्र या पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। पहला है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए अथवा बी और चौथा है या तो ए बी ओ अथवा ए बी। तो यदि ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है तो उसके जो संतान हैं उनमें रुधिर वर्ग हो सकता है ए, बी या ओ या ए बी। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर को रुधिर वर्ग का जनक कहा जाता है और डेका स्टेलो और स्टर्ल ने ए बी रुधिर वर्ग की खोज की थी। आपको साथ में ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मकरंद को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पहला है यह बढ़ जाती है, दूसरा है यह घट जाती है, तीसरा है इसमें बदलाव नहीं होता, चौथा है यह बढ़ सकती है या घट सकती है। तो मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में जो विकल्प सही है वह है आपका दूसरा, क्योंकि यह घट जाती है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। पहला है सल्क, दूसरा है श्लेष्म झिल्ली या परत, तीसरा है मीन पक्ष और चौथा है चर्बी। तो मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से रक्षा करती है श्लेष्म झिल्ली या परत। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। म्यूकस लेयर जिसे कहते हैं। मछली जो है जलीय स्तनपायी है जो असमतापी होती है और उनमें पंख और मेरुदंड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
और मछलियों में श्वसन के विशेष अंग होते हैं जिन्हें गिल या क्लोम कहते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है रागी और चौथा है ज्वार। तो ग्लूटेन नामक जो घटक है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है वह गेहूं में पाया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है आपका। एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है। पहला है चीड़ का वृक्ष, दूसरा है शैवाल, तीसरा है ऑर्किड और चौथा है पर्णांग यानी फर्न। तो पुष्प विहीन भी है, बीज विहीन भी है, तो पुष्प विहीन और बीज विहीन होता है पर्णांग यानी फर्न। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न लिए मैंने प्रैक्टिस की वीडियो में। कल की वीडियो में भी 30 प्रश्न लिए थे, आज की वीडियो में भी 30 प्रश्न लिए हैं। 15 आपके पेडागोजी के और 15 एनसीईआरटी बेस्ड। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, किसी भी प्रश्न में आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।